गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम +1 क्लास का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे मैथ्स का, जिसका नाम है सेट्स। प्यारे बच्चों, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसके नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेट का मीनिंग क्या है। अगर मैं सेट की डेफिनेशन की बात करूं तो सेट इज़ ए well defined collection of objects। सेट ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन का, ऑब्जेक्ट्स की जगह हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के कलेक्शन है वेल डिफाइंड। प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है वेल डिफाइंड, जिसके बारे में हमें बात करनी है। वेल डिफाइंड का मीनिंग है जब किसी एलिमेंट के बारे में बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के आप ये बता सकें कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, तो वो वेल डिफाइंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कहा कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों का कलेक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या संडे आएगा इसमें? तो आप बिना किसी डाउट के बता देंगे यस। मंडे आएगा? यस। ट्यूसडे? यस। वेडनेसडे? यस। थर्सडे? यस। फ्राइडे? यस। सैटरडे? यस। तो ये 7 एलिमेंट हमारे इस कलेक्शन में आएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें जनवरी आएगा? तो आप बिना किसी डाउट के बता पाएंगे कि जनवरी इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसमें हर एक एलिमेंट के बारे में बिना किसी डाउट के आप बता पाएंगे कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो कलेक्शन आपके सामने है, ये एक सेट है। तो सेट को लिखने का तरीका, करली ब्रेसिज में आप इन सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हैं, ये यहाँ सेट के एलिमेंट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं। ये कलेक्शन एक सेट है। अभी एक एग्जांपल हम और लेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास +1, +1 क्लास के सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है या हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट +1 क्लास में है। मान लीजिए कि राहुल जो है वो +1 क्लास का एक स्टूडेंट है, तो हम लिखेंगे राहुल। मान लीजिए कि गौरव +1 क्लास का स्टूडेंट नहीं है, तो गौरव इसमें नहीं आएगा। मान लीजिए कि शीतल +1 क्लास की स्टूडेंट है, तो शीतल इसमें आ जाएगी। यानी कि बिना किसी डाउट के हम ये बता पाएंगे कि ये कौन सा स्टूडेंट इस कलेक्शन में आएगा और कौन सा स्टूडेंट इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक सेट है। एक और एग्जांपल ले लेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, भारत के सभी राज्यों का कलेक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा आएगा इसमें? यस। यूपी आएगा? यस। एमपी आएगा? यस। केरला? यस। गुजरात? यस। महाराष्ट्र? यस। न्यूयॉर्क? नो। लंदन? नो। तो बिना किसी डाउट के हम ये बता पाएंगे कि ये एलिमेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड है, इसका हर एक एलिमेंट, इसलिए ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन। अब प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं इंटेलिजेंट, दिस इज ए क्वालिटी वर्ड। ये एक क्वालिटी वर्ड है, और जो जब भी किसी स्टेटमेंट में क्वालिटी वर्ड का यूज़ होगा, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, गुड, बेस्ट, ये सब क्वालिटी वर्ड हैं जो किसी की क्वालिटी को शो करते हैं, किसी के गुण को शो करते हैं। जब कभी भी किसी स्टेटमेंट में क्वालिटी वर्ड का यूज़ होगा, वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस कभी भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो कलेक्शन हमारे पास है, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये एक सेट नहीं है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम किसी स्टूडेंट के बारे में नहीं बता सकते, या बिना संदेह के नहीं बता सकते। मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बोलता हूँ, दूसरा स्टूडेंट हो सकता है कि उसे इंटेलिजेंट ना समझता हो, तो हम इसमें किसी को भी गलत या सही नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक क्वालिटी वर्ड है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्यारे बच्चों, उसमें हमें यही बताना है कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। तो उस एग्जाम्पल को हम एक बार ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यही है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको ये बताना है कि उसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, द collection of all the months of a year beginning with letter J, beginning with letter J, एक साल के सभी मंथ्स का कलेक्शन जो कि जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ जनवरी। अब आपसे कोई पूछे जनवरी आएगा, बिल्कुल जनवरी जे से स्टार्ट होता है। फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आएंगे। तो ये 3 एलिमेंट होंगे प्यारे बच्चों जो इसमें आएंगे। अब आपसे कोई पूछे कि क्या इसमें मई आएगा, तो आप बिना किसी डाउट के बोल देंगे कि इसमें मई नहीं आएगा। तो इसका हर एक एलिमेंट वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है। तो यस, इट इज़ ए सेट बिकॉज, क्योंकि इसमें आपको जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को कि ये सेट है तो क्यों है, और ये सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यस, इट इज ए सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड। तो ये एक सेट है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड। प्यारे बच्चों, मोस्ट टैलेंटेड एक क्वालिटी है, और हमने अभी अभी कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में कोई क्वालिटी वर्ड यूज़ होगा तो वो कभी भी एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि एक इंडियन राइटर हैं, लेकिन अब हो सकता है मैं उनको टैलेंटेड मानता हूँ और आप लोग ना मानते हो, तो इसका कोई भी निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे कि वो मोस्ट टैलेंटेड हैं या नहीं हैं। इसलिए ये जो एलिमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए ये जो कलेक्शन हमें दिया गया है, दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ पार्ट्स आएंगे ये, जिसमें आपको ये बताना है कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं है। तो इन कलेक्शंस को आप स्टडी करेंगे। अभी
इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके पास क्वेश्चंस की एक स्नैप भेजी जाएगी, उसमें से आप इनको सोल्व करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको तो वो आप वापस भेजेंगे और उसको सोल्व करके आपके पास भेजा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का रहेगा वो ये रहेगा कि आप इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि ये एक सेट है या एक सेट नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे चलेंगे। नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन फॉर सेट। सेट के लिए हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं बच्चों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेट को लिखने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है। जो सेट का नाम है प्यारे बच्चों वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे ए, बी, सी, एक्स, कुछ भी। और जो सेट के एलिमेंट्स हैं बच्चों वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, ए, बी, सी, डी एटसेट्रा। तो किस तरह से मैं सेट लिख पाऊंगा? मान लीजिए ए एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए, बी, सी। तो इस तरह से मैं इस सेट को लिख पाऊंगा। ए, बी, सी ए सेट के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ दो सिंबल हम यूज़ करेंगे बच्चों। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर belongs to, एंड अगर इसको काट दिया जाए तो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर डज नॉट belong to। कैसे? अब जैसे आपके पास ये सेट ए था और इसके एलिमेंट थे आपके पास ए, बी, सी, तो आपने देखा है जो ए एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है, तो आप लिखेंगे ए belongs to ए। बी एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है तो बी belongs to ए। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो बात हमने यहाँ लिखी है इसको हम पढ़ेंगे ए belongs to ए। ए एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है। ये जो बात हमने यहाँ लिखी है प्यारे बच्चों इसका मतलब है बी belongs to ए। जो बी एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है। यहाँ इस सेट में डी एलिमेंट नहीं है तो हम लिख सकते हैं डी डज नॉट बिलोंग टू ए। डी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये दो सिंबल यूज़ करेंगे हम belongs to और does not belong to के लिए प्यारे बच्चों। इसी तरह से जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ इसमें आपको एक सेट दिया गया है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और आपको सिंबल इंसर्ट करने हैं। फिलअप मिलेंगे आपको, या तो डज नॉट बिलोंग टू का या फिर बिलोंग टू का सिंबल आपको इंसर्ट करना है प्यारे बच्चों। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 5 फिलअप ए। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो ए सेट आपको दिया गया है क्या इसमें 5 कोई एलिमेंट है। तो हम चेक करते हैं कि 5 इसका एक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ जो सिंबल यूज़ होगा वो यूज़ होगा belongs to। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 8 फिलअप ए। अब बताइए 8 इसका कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड है थर्ड पार्ट 0 फिलअप ए। आपको चेक करना है कि क्या 0 इसका कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू है। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपके पास 3 पार्ट और हैं जो आप आज ट्राई करेंगे एक्सरसाइज में। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सेंड करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं सम स्टैंडर्ड नोटेशंस की। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन हैं जो मैंने आज सुबह आपके पास नोट्स की फ़ोटो भेजे थे, उसमें भी ये सब है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड नोटेशंस, अब स्टैंडर्ड नोटेशन है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने 10th क्लास तक सेट पढ़े हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स।
तो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है मैथमेटिक्स में। n जो है कैपिटल N वो यूज़ किया जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। यानी कहीं भी अगर आपको नेचुरल नंबर का सेट लिखना है प्यारे बच्चों तो आप n का यूज़ करेंगे इसके लिए। तो n 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है वो सारे आपके नेचुरल नंबर हैं, तो n उसके लिए आप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से z यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों आप इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स को आप हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, जिसमें ना तो कोई डेसिमल नंबर होगा ना ही कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब इंटीजर्स हैं, तो z से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद है q। q यूज़ किया जाता है रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। r यूज़ किया जाता है रियल नंबर्स के लिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों। n कैपिटल N यूज़ होगा नेचुरल नंबर के लिए, कैपिटल Z यूज़ होगा इंटीजर्स के लिए, q यूज़ होगा रैशनल नंबर्स के लिए, r यूज़ होगा रियल नंबर के लिए। और अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। प्यारे बच्चों सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसका दूसरा नाम है लिस्टिंग फॉर्म, या फिर इसका तीसरा नाम है टैबुलेशन मेथड। रोस्टर फॉर्म आ जाए, लिस्टिंग फॉर्म आ जाए या टैबुलेशन मेथड आ जाए, ये तीनों सेम थिंग्स हैं, एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों रोस्टर फॉर्म है क्या? इस मेथड में जब आपको किसी भी सेट को लिखना है तो आप उसके सभी एलिमेंट्स को कोमा लगाकर सेपरेट करते हैं कर्ली ब्रेसेज में। जैसे आपके पास एक सेट है A 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म है। इसमें हमें पता चलता है कि 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं, A सेट का नाम है और ये जो कर्ली ब्रेसेज हैं ये सेट की नोटेशन है। इसी तरीके से एक B सेट है आपके पास A E I O U, एक C सेट है आपके पास 1 2 3। प्यारे बच्चों रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म में या फिर टैबुलेशन फॉर्म में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर का मतलब मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 या फिर 2 3 1 या फिर 3 1 2, तो इन तीनों फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है। आप पहले 1 को लिखें, पहले 2 को लिखें, पहले 3 को लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों सेट में सेम एलिमेंट है, तो ये तीनों ही सेम रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 और भी इसको 2 3 1 2 1 3 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। दूसरी बात हम जब बात करें वो है रिपीटेशन डज नॉट मैटर। जो एलिमेंट की रिपीटेशन है वो मैटर नहीं करेगी। रिपीटेशन का मतलब एक एलिमेंट को 2 बार लिखना। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 या फिर 1 2 3 2 1 3 1,
अब इन दोनों सेट में कोई फ़र्क नहीं है। आप देखेंगे यहाँ मैंने 1 को एक बार लिखा है, यहाँ 3 बार लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है। 2 को एक बार लिखें या 2 बार लिखें या 20 बार लिखें या 200 बार लिखें, कोई फ़र्क नहीं है, वो काउंट एक बार ही होगा। तो रिपीटेशन अगर आप किसी एलिमेंट की करते हैं या आपके पास आ जाती है रिपीटेशन, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो बातें बेटे आपको रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखनी है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें, और दूसरा रिपीटेशन मैटर नहीं करेगी। उसके बाद जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सेट की, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड, या फिर हम इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। तो बच्चों कोई आपको बोले सेट बिल्डर फॉर्म तो भी एक ही बात है, प्रॉपर्टी मेथड तो भी वही बात है, रूल मेथड तो भी वही बात है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें हम वो रूल लिखते हैं जो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है। कैसे? जैसे हमने अभी अभी एक एग्जांपल लिया, ए सेट। ए सेट 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है इसमें। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब इस पांचों एलिमेंट की खास बात क्या है बच्चों? ये पांचों एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, तो एक्स मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। पढ़ेंगे कैसे? ये जो दो डॉट यहाँ लगाए गए हैं, इसका मतलब है सच दैट, यानी ए सेट में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो कि नेचुरल नंबर हैं और 5 या 5 से छोटे हैं, 5 या 5 से छोटे हैं। तो अगर मैं एलिमेंट्स लिखने की बजाय वो रूल लिख दूं, वो नियम लिख दूं जो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अभी जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा बी सेट, जिसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि जो ए ई आई ओ यू हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स हैं। तो अगर मैं इसी सेट को, बी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या बोलेंगे इसको? बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो एक्स है वो एक वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इस तरह से अभी जैसे ये थर्ड सी सेट हमने लिया था जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, अगर हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो C इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब बच्चों हमने देखा कि जो ये 1 2 3 एलिमेंट हैं ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं और 4 से छोटे हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 4, या फिर C इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 3। देखिए अगर मैं लेस देन इक्वल टू 3 लिखूंगा तो इसमें 3 भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन अगर मैं लेस देन 4 लिखूंगा तो इसमें 4 इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि जब इक्वल टू का साइन साथ लगेगा तो वो एलिमेंट इंक्लूड रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 के साथ इक्वल टू का साइन साथ है तो 3 इंक्लूड रहेगा, 4 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है तो 4 इंक्लूड नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये थी किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड। तो दो मेथड हैं, रोस्टर फॉर्म और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो दोनों फॉर्म हैं इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि इन्हें हम किस तरह से एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, इसमें जो टर्म हमने यूज़ की हैं उसको अपनी नोटबुक में नोट करें और जो एक्सरसाइज अभी आपके पास सेंड की जाएगी उसके क्वेश्चन सोल्व करके देखें। धन्यवाद।